replication of DNA, in the semi-conservative replication of DNA, if DNA is of this color, like this, and they are going to replicate. When they are going to replicate themselves, तो उन्होंने एक न्यू जो स्ट्रैंड बनाना है, वो एक जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड हो रहा है और दूसरा जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड हो रहा है, लाइक दिस। और मैंने आपको बताया था डीएनए जो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, रिमेंबर। तो उसमें जो एक न्यू है एक ओल्ड है, तो जो ओल्ड वन है वो मैंने पिंक कलर से मेंशन किया हुआ, यू कैन सी। और जो न्यू वाला है दैट इज मेंशन्ड विद ग्रीन कलर, राइट। सो take this example that if bacteria are growing in a petri dish and these bacteria are growing with a nitrogen which is 40n 14n 14n वाली जो नाइट्रोजन है उसके हम आइसोटोप होते हैं ना नाइट्रोजन के, एन होता है N14 N15 इस तरीके से, तो आइसोटोप में हम उसको डालेंगे। तो N14 जो है वो नाइट्रोजन के अंदर उन्होंने हमने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, बैक्टीरिया जो होते हैं जब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेंगे तो यू नो अबाउट इट कि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन ग्रोथ में हेल्प करती है। डू यू नो दैट? डू यू नो दैट प्रोटीन इज द मॉलिक्यूल फॉर ग्रोथ? Yes, miss. सही है। तो क्या होगा, व्हेन बैक्टीरिया स्टार्टेड हैव स्टार्टेड टू ग्रो, तो बैक्टीरिया ने जब अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू किया, जो कल मैं आपको बता रही थी, यस्टरडे आई टोल्ड यू, एस फेज इज द फेज ऑफ सेल साइकिल, जहां पे बैक्टीरिया अपने आप के डीएनए को या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेल साइकिल से पास थ्रू करता है, तो एस फेज जो होता है वो फेज होता है एस फेज, जिसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एस फेज। अब एस फेज जो है वो सेल साइकिल का वो फेज है जहां डीएनए रेप्लिकेशन होनी है। तो जब बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे, अपने आप को ग्रो करवाते हैं, तो उस वक्त जो है उनको भी जाहिर बात है वो एस फेज से जाहिर नहीं गुजरेंगे, लेकिन उनको भी अपने डीएनए को तो रेप्लिकेट करना है ना, बिकॉज जब डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं वो तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया मोस्टली बाइनरी फ्यूजन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। तो व्हेन दे मेक द 2 लूप्स ऑफ देयर डीएनए, सर्कुलर डीएनए की कॉपी बनाते हैं, पहले वो अपने रेप्लिकेट करेंगे डीएनए को, और उसके बाद जो है फिर वो उसमें से ही एक अपने साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड कर लेंगे और एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना लेगा, जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो वो कह रहा है बैक्टीरिया को पेट्री डिश में ग्रो होने के लिए छोड़ दिया हमने, और उसके अंदर जो नाइट्रोजन डाला हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन उसमें सप्लाई किया गया था पेट्री डिश में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से, उसमें जो नाइट्रोजन था वो 14n वाला नाइट्रोजन था, और वो लाइट आइसोटोप होते हैं नाइट्रोजन के बहुत सारे, तो वो लाइट वाला था नाइट्रोजन। अब बैक्टीरिया को जो चीज अवेलेबल होगी वही एब्जॉर्ब करेंगे वो। उन्होंने नाइट्रोजन को जब एब्जॉर्ब किया और उन्होंने न्यू स्ट्रैंड बनाया, तो जो न्यू स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर वाला मेंशन किया है वो कितना वाला बनेगा, 14n वाला बनेगा ना। और प्रीवियस जो स्ट्रैंड था उनके पास, जो ओल्डर स्ट्रैंड था वो था 15n का। आई चेंज द कलर। प्रीवियस वाला जो था वो था 15n, पिंक वाला। और अब जो हमने उनको सप्लाई किया था वो था 14n। तो एक धागा जो न्यू वाला बना है ग्रीन वाला, उसके पास जो वेटेज है नाइट्रोजन की वो 14n वाला नाइट्रोजन है उसके पास आइसोटोप। और जो प्रीवियस स्ट्रैंड था जो हमने डाले थे ग्रो करने के लिए बैक्टीरिया, उसको मैंने पिंक कलर से मेंशन किया हुआ है, दैट वाज हैविंग अ 15n नाइट्रोजन, राइट। तो जो न्यू स्ट्रैंड बना है और जो ओल्ड स्ट्रैंड बना है, जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज में इसको घुमाना होता है ना, और सेंट्रीफ्यूज में डाल के जब उसको मूव करवाते हैं डिस्टेंट पार्टिकल्स को, तो वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और उनमें सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कौन सा वाला नीचे जाएगा टेस्ट ट्यूब में, 15n वाला या 14n वाला, कौन सा हैवियर है? 15N. 15n, so 15n is going to be in the bottom, 15n वाला, क्योंकि हैवी आइसोटोप था वो नीचे चला गया। और अगर हम 14n की बात कर रहे हैं तो 14n जो है वो कहाँ आ जाएगा, वो लाइट वेट है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, सही है। तो ये दो हमें नजर आ रहे हैं स्ट्रैंड सेंट्रीफ्यूज में घुमाने के बाद। अब क्या हुआ, अब हमने दोबारा से 14n वाले को दोबारा 14n में घुमाना है।
अब क्या हुआ, ये हमारे पास जब सेपरेट किया हमने, एक बैक्टीरिया को ले लिया, तो बैक्टीरिया में एक ओल्ड स्ट्रैंड आ गया, एक न्यू स्ट्रैंड आ गया. दिस ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड, दे विल बी लुकिंग लाइक दिस. तो एक ओल्डर स्ट्रैंड है, एक न्यूअर स्ट्रैंड है. एक 14 वाला है, एक 15 वाला है. ऐसा ही है. Again we supply them with 14N nitrogen. Again we supply them. No 14N. तो जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होंगे वो कौन से वाले होंगे? कौन से वाले हो रहा है? येलो कलर की लाइंस जो मैंने बनाई है, न्यू स्ट्रैंड, उनका वेट कितना होना चाहिए? 14N नाइट्रोजन होनी चाहिए उनके पास, कि 15N होनी चाहिए? 14N. 14N होनी चाहिए. इस वक्त हमारे पास 14 के कितने आ गए? 75% वेटेज जो है बैक्टीरिया में किसकी हो गई? 14N की. 14N की हो गई है. और 15N जो है हमारे पास, जब हम सेंट्रीफ्यूज में घुमाएंगे तो 15N जो है वो बहुत नैरो हो गया साइज उसमें. और जो 14N है उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है. क्यों? क्या रीजन है? आई चेंज द कलर. Why 14N is continuously increasing? Because this is semi-conservative replication. And as we are continuously moving bacteria to other petri dishes and we are continuously supplying them 14N, so what will happen at this time? At this time, the weightage was 50%. Each one of them was 50% because 14N and 15N were equal. So if we make the diagram of this test tube, the diagram will be looking like this. जितना 14N है उतना ही 15 भी नजर आ रहा है. लुक एट देम. बट थोड़े अरसे बाद जब हमने इसको दोबारा 14N में रखा, तो 14N में जब हमने दोबारा रखा है तो इसकी शेप ऐसी हो गई है, क्योंकि 75% यहाँ पे ग्रीन वाला हो गया है अब, और 25% कौन सा हो गया? हैवियर वाला, पिंक वाला. इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बेटा, वेयर one strand is new and one strand is old. And this was proved by the scientists by these different experiments, in which when they separated the particles of bacteria, heavier were in the bottom and lighter one in the upper side of the test tube. Now we come towards the next one, genetic code. Genetic code is a universal code. It's a universal code which is similar for everything. Like if glycine is made by ATC, then glycine is always made by ATC. It's an example. Glycine is not made by ATC, but I'm giving you example. If the code of glycine is ATC, then everywhere throughout the world, जहां जहां अर्थ पे लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर रही हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, जब जब उनमें ग्लाइसिन बनेगा उसका क्या होगा? कोड एटीसी. इट्स अ यूनिवर्सल कोड. ये जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल कोड है, एंड इट इज सिमिलर फॉर ऑल. राइट. so they are saying here there are different 20 amino acids. नेचर में हमारे पास 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैं जिनसे प्रोटीन बन रही है. सही है. अब 20 अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो हर दफा चेंज हो सकता है. तो जब उन्होंने करके देखा और दे वांटेड टू नो अबाउट द जेनेटिक कोड, तो उन्होंने कहा अगर इनके पास टू बेसिस होंगी, तो टू बेसिस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 तो क्या होगा? इन्होंने कहा 20 अमीनो एसिड बनाने हैं. तो उन्होंने कहा अगर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. राइट. उन्होंने कहा नहीं, इनके पास 4 डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो हम इनको 3 3 कोड पे रख के देखते हैं. तो 3 टाइम्स जब उन्होंने किया 4 को, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या आएगा आंसर?
क्या आंसर आ रहा है बेटा? 64। जी। तो उन्होंने कहा क्योंकि टू हम रख रहे थे तो हमारे पास वो कोड, वो पॉसिबिलिटी नहीं थी उसकी। और अगर हम थ्री भी रख रहे हैं, क्योंकि थ्री हम इसलिए नहीं रख सकते, वो ऑड नंबर है और हमें इवन नंबर चाहिए, बिकॉज ए के सामने अगर टी है और सी के सामने जी है, तो वी शुड हैव द इवन नंबर। तो थ्री को इसलिए हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें तो टू कंसीडर करेंगे, या फोर, या फिर सिक्स। तो उन्होंने कहा जब हमने फोर से मल्टीप्लाई करके देखा कि अगर कोडोन में, एक कोडोन में थ्री नाइट्रोजन बेसिस हैं और हमारे पास ऑप्शन है फोर नाइट्रोजन बेस का डीएनए में, तो हमने फोर को थ्री टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकाला है दैट वाज 64, जो कि 20 से बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम टू से निकाल रहे थे, यही नंबर तो बहुत छोटा बन रहा था, एंड इट वॉज नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 20 अमीनो एसिड। क्योंकि अगर हमारे पास बनते भी 20 अमीनो एसिड टू से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टू इंटू टू क्या बनता है बेटा? 8 बन रहा है, और ये 64 बन रहा है। 8 से हम 20 अमीनो एसिड नहीं बना सकते थे, इट वॉज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें नेचर में 20 अमीनो एसिड बनाने थे, उनके कोड बनाने थे। तो हमने ये वाला ऑप्शन रखा बिकॉज वी वर गोइंग टुवर्ड्स द इवन ऑप्शन। इवन ऑप्शन की मीनिंग है इनका नंबर ऑड नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ए के सामने जब टी खड़ा होगा तो सी के सामने जी खड़ा होगा। तो उन्होंने कहा, हमने फोर का नंबर लेके, फोर क्योंकि नाइट्रोजन बेस का नंबर है, एडीएनए में चार तरह की नाइट्रोजन बेसिस होती है, एटीसी, उनको लेके हमने कहा कि अगर एक कोडोन में तीन होंगे नाइट्रोजन बेसिस, तो अगर हम इसको थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर इंटू फोर, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है किस चीज की? ये 64 अमीनो एसिड होंगे जिनसे ये 20 डिफरेंट, 64 कोडोन होंगे जिनसे ये 20 अमीनो एसिड बनते हैं। तो उन्होंने कहा 64 तो नंबर बहुत बड़ा है, हमें तो सिर्फ 20 चाहिए था। तो बाद में लेटर ऑन दे फाउंड कि इस अपेंडिक्स में अगर हम देखते हैं, एक अपेंडिक्स दिया हुआ है एट द एंड ऑफ दिस बुक, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि बाज दफा डिफरेंट, एक ही अमीनो एसिड जो है छह डिफरेंट कोडोन से बन सकता है। और कोडोन होता क्या है? तीन नाइट्रोजन बेसिस आप मिलाओगे तो एक कोडोन बनेगा। जैसे सपोज हमने कोडोन की बात की है, AUG, ये कोडोन है। ये हमारे पास एक कोडोन है, ATC, एक कोडोन ये है। अब ये जो एक कोडोन है, इसको हम कोडोन कहते हैं। तीन नाइट्रोजन बेसिस जब कंबाइन होती हैं एक जगह पे तो कोड बनता है, और वो कोड जो होता है उससे एक प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन जो होती है वो एक जीन बनाती है, और उस जीन से बॉडी की एक कैरेक्टरिस्टिक या एक ट्रेट फॉर्म होता है। और अगर वो प्रोटीन मिस हो जाए या उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो चीज या तो बॉडी में बनेगी नहीं, या बनेगी तो फॉल्टी होगी, उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जेनेटिक कोड जो है इट इज यूनिवर्सल, और वो हर चीज में अगर ग्लाइसिन की जरूरत है तो ग्लाइसिन उसी कोड से बनेगा। अगर किसी चीज में आर्जिनाइन की जरूरत है तो आर्जिनाइन जिस कोड से बनता है ह्यूमन में, वही कोड जो है आर्जिनाइन का, वही कोड बैक्टीरिया में भी मौजूद होगा, वही प्लांट में भी मौजूद होगा, वो किसी एनिमल में भी एग्जैक्टली वही कोड होगा, क्योंकि यूनिवर्सल कोड है ये। अब वो यूं कह रहे हैं यहाँ पे कि ये कोडोन जो है, जब हमारे पास 64 कोडोन आ गए और बनाने थे हमें 20 अमीनो एसिड, तो उन्होंने कहा इसका मकसद है एक अमीनो एसिड बाद दफा बहुत सारे कोडोन से बन सकता है। उन्होंने कहा हाँ, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, एंड नाउ आई एम शेयरिंग दिस विद यू, कि इसकी क्या मीनिंग है, वो कहना क्या चाह रहा है। लुक एट दैट, हम आपको एक चीज शेयर करते हैं आपके साथ।
You will see the appendix where they have given the codes of different amino acid. That sometime one amino acid is made up of different 6 codon, sometime by 4 codon, by sometime by 2 codon. So when mutation take place and one different codon is made but the protein remains same, mutation will not be visible. I will tell you what is the meaning of this. You see this. These are the codes for the RNA. They have given you 3 different columns, 3 different sides, which combinedly make this. If U is taken from here, then out of 4 options, the middle one will be taken from here, and the third one will be taken from here. So, what will be the combination? They are going to provide the different combinations from here. In first position, you can keep the U. In second position, you can keep U. In the third position, you can keep U. So U will make one of the phenine or phenyline, any of the, ये short form में एब्रीविएट करके लिखते हैं और उनकी बिगिनिंग के लेटर लिखते हैं, ये सिर्फ सही ना. फिनोलाइन और कुछ भी हो सकता है, सेराइन और टायरोजिनोज, टायरोक्सिन, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, इन्होंने शुरू के लेटर लिखे हैं इसके, सही है ना. तो फी का जो वर्ड है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो फी का वर्ड आपको सिर्फ 2 जगह मिल रहा है. लेकिन अगर आप आर्जिनाइन देखो तो आर्जिनाइन आपको 6 डिफरेंट कोड है जो आर्जिनाइन बना सकते हैं. कौन कौन से देखो. यहां से सी लिया है, यहां से आपने यू लिया, यहां से यू लिया, फिर यहां से सी लिया है, यहां से सी ले लिया, यहां से भी सी ले लिया है, फिर सी के बजाय यहाँ पे ए ले लिया, इस तरह से यहाँ पे ए ले लिया, इस तरीके से मिल मिल के कंबाइन होके ये ट्रिपलेट बनते हैं इनके. तो वो कह रहा है आर्जिनाइन बहुत सारे कोड से बन सकता है, 6 डिफरेंट कोड है जो आर्जिनाइन बना सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो वो कोडोन जो है उनकी पोजीशन दे आर मेंशनिंग हेयर के बाद दफा डिफरेंट कोडोन बनाएंगे एक ही अमीनो एसिड. तो अगर अमीनो एसिड आर्जिनाइन है या ग्लाइसिन है तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे कोड हो सकते हैं जो ये बनाएंगे. अच्छा, ये डीएनए के ट्रिपलेट है, वो आरएनए के ट्रिपलेट थे, उसमें यू था, इसमें टी नजर आ रहा है. ठीक है ना. आप देखो ए जी टी सी लिखा हुआ है मिडिल पोजिशन पे, वहां क्या लिखा हुआ था मिडिल पोजिशन में, यू सी ए जी, और इधर भी यू का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, साइड में भी और उस साइड पे भी, फर्स्ट और थर्ड पोजिशन में. तो जहां यू लिखा हुआ है वो आरएनए के हैं कोडोन, और जहां टी लिखा हुआ है वो डीएनए के कोडोन है. Now see what they are mentioning here. So they are talking about the codons, that this is a universal code and one codon can make the same amino acid in different areas in different organisms. Next comes the protein synthesis. That what protein synthesis is and what is the meaning of genetic code. Now you will see, I am giving you 1 minute, go through them. What is the meaning of genetic code and what are the features of genetic code? Read them. 1, 2, 3, 4. 4 points are given.
यस, पढ़ ली बेटा। नंबर 1 3 लेटर कोड है ये, कोडोन कह सकते हो, ट्रिपलेट कोड कह सकते हो। कोड इज यूनिवर्सल फॉर एवरीथिंग। इन जितनी भी लिविंग थिंग है सब में एक ही सेम कोड होता है एक अमीनो एसिड के लिए। इसमें पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप भी है। जहाँ कोडाउन आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन आ जाता है, वहां पे वो प्रोसेस रुक जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन का या प्रोटीन सिंथेसिस का। बिकॉज वहां पे आ गया, अगर स्टॉप कोडॉन आ गया यानी फुल स्टॉप आ जाता है। इसको डीजेनरेट कोड भी कहते हैं, क्योंकि सम टाइम एक ही अमीनो एसिड बहुत सारे कोडॉन से बना है। इसको रिडंडेंट या डीजेनरेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड सिस्टीन इज कोडेड बाय ACA एंड AGCG। तो थर्ड नंबर पे जो लेटर है वो ए भी हो सकता है, वो जी भी हो सकता है, और वो दोनों प्यूराइन है। तो द कोड इज AC प्यूराइन। इसको रिडंडेंट कोड कहते हैं। तो अगर AC प्यूराइन लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ए और सी के आगे प्यूराइन लगाना है कोई सा भी। व्हाट प्यूराइन इज? डबल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन बेस और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर? डबल रिंग। ओके, एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ प्यूराइन? एरिडाइन एंड guanine. थैंक यू। Adenine and guanine. So when we talk about them, the next we are going further about the protein synthesis. That on the instruction of DNA, RNA is going to make protein. So who is going to give instruction? DNA. And where is DNA located? Nucleus. Thank you. So DNA is made is present inside the nucleus, and protein is made by two steps. Protein synthesis is completed in two steps. Here you will see. First of all, we will see the complementary base pairing and the unwinding of DNA. Wherever DNA is present and wherever the gene which they are going to replicate is present, they unwind DNA from that site. So when we talk about this structure, you can see here, DNA has been untwisted from a particular area in the middle where the code of the protein is written. This code is actually in the form of nitrogen bases. So when we untwist the DNA, I am not mentioning this site because I don't have that enough space. I will mention only the one which is present on the upper side, or I can mention it on the lower side.
you can see here, if I write A, T, C, E, A, G. So DNA has to make instruction and give codon, and RNA is going to copy this code because जो प्रोटीन बना के लाएगा ना, that is RNA. And RNA को जैसे अगर suppose if I ask you to go to the mall and bring something for me, तो आपको जो मैं पेपर पे लिस्ट लिख के दूंगी जिन आइटम्स की, आप वही लेकर आओगे ना. एंड फाइनली यू विल शो मी कि आपने जो मंगाया था वही लेकर आए. एग्जैक्टली यहाँ पे जिन प्रोटीन की बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है जिस अमीनो एसिड की, दे हैव टू बी मेड बाय आरएनए. बट डीएनए जो है उसने इंस्ट्रक्शन देनी है और उस कोड के जरिए उसको डिकोड करके आरएनए प्रोटीन फॉर्म करता है. तो प्रोटीन सिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. And the second step is known as translation. In transcription, transcript means copy. डीएनए की कॉपी बना रहा है एमआरएनए की शक्ल में, और वो बना कौन रहा है? आरएनए बनाता है. और एंजाइम इन्वॉल्व है आरएनए पॉलीमरेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज डन by the enzyme which is known as Polymerase? RNA polymerase. You want to say something? You want to say something? मिस इसमें भी वही वो फॉलो होगा ना, 5 लाइक 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम से. जी. Okay. तो जब वो डीएनए रेप्लिकेशन का एक्चुअल में वो जो रूल है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. यहाँ पे अगर हम उस रूल को फॉलो ना भी करें तो ऐसा उन्होंने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी नहीं है यहाँ पे कि एग्जैक्टली वही रूल फॉलो हो रहा है. राइट. दे आर सेइंग इट दैट आरएनए पॉलीमरेज इज जस्ट फॉलोइंग द पैटर्न of the codon, in which pattern they are present, and exactly in the same pattern they are going to copy them. And the copy where they have written the code looking at the DNA, this copy is known as mRNA, means messenger RNA. तो उन्होंने एक तरीके से, मैंने अगर आपको कोई लिस्ट दी है कोई चीज लाने के लिए और आपने उस लिस्ट को अपने पास कॉपी कर लिया एग्जैक्टली इन द सेम वे, आरएनए हैज कॉपीड दैट लिस्ट. और RNA polymerase is performing 2 functions here in protein synthesis. During protein synthesis, the unzipping of DNA is the first function of RNA polymerase. Unzips DNA. DNA को अनजिप करना इसका काम है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे वो कोड लिखा हुआ है. ठीक है. एंड द सेकंड फंक्शन इट इज गोइंग टू परफॉर्म हियर इज टू मेक mRNA. mRNA बनाना भी इसी का काम. सही है. तो डीएनए को अनजिप करना भी इसका फंक्शन है. पहला काम जो हमने आपको बताया था ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, हु इज परफॉर्मिंग दिस फंक्शन फॉर अनजिपिंग? Helicase. हेलिकेज. here who is performing this function to untwist? RNA polymerase. RNA polymerase. And the second function of RNA polymerase is to make a copy. And when they make this copy, they are going to copy the code in this way. Suppose they make a copy here, but I have limited space. That's why I am making this strand here. In front of A, what should be written? A is U. complementary with U. U. Good. Why? Because this is RNA, not DNA. If there will be DNA, then in front of A, you will write T. But here, this is written A. That's why on the mRNA, we will write U.
The next is T. What should be written in front of T? A. What should be in front of C? G. What should be in front of G? C. What should be in front of A? U. What should be in front of G? C. So this strand will be leaving the DNA, and when this leaves the DNA is again twisted back by the help of this RNA polymerase enzyme. It again brings the DNA in the same form and it twists it back. And now this strand which is made by the mRNA is called mRNA, and this strand from the nucleus comes out. Nucleus has many pores inside the nuclear membrane. From these pores, the mRNA will be coming out. ये strand जो है mRNA का, it will come out into the cytoplasm. And this is the area where cytoplasm is present. And this is the area which is nucleus. So the first step of protein synthesis is transcription, means making a copy, and it takes place inside the nucleus. Where does it take place? Inside the nucleus. So transcription is the first step of protein synthesis in which DNA makes a copy in the form of mRNA, and this copy is made on the instruction of DNA, but the copy making is done by RNA. So RNA polymerase is the enzyme which makes the copy of DNA and writes the codon, writes the code. Codon means codes of the DNA. This strand is known as mRNA. It comes out of the nuclear membrane. When it comes out of this nuclear membrane, this mRNA is not having any intron. Intron are the pieces which are unreadable part of DNA. उनको कोई रीडेबल वो रीडेबल पार्ट नहीं है, उनको डिकोड नहीं किया जा सकता। तो इंट्रॉन जो है वो इंट्रॉन और एक्सन जो होते हैं ऑल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के साथ, लाइक दिस। तो इंट्रॉन और एक्सन जो है वो इस तरीके से ऑल्टरनेट होते हैं। सो इंट्रॉन आर द नॉन रीडेबल पार्ट, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, दे विल कट इट डाउन, और यहाँ से उनको स्प्लाइसिंग करके कट करके निकाल देंगे। तो जो स्ट्रैंड बनेगा वो सारे के सारे एक्सन कहलाएंगे। एक्सन को जोड़ के एक धागा बन जाएगा जिसको हम कहते हैं mRNA, and it will be leaving the nuclear membrane and comes out in the cytoplasm. What did I tell about transcription? Start right from the beginning. Tell me, be quick. Protein synthesis is a process in which new proteins are made. And how many steps of protein synthesis are there? Two. Transcription and translation. When we talk about transcription, during transcription, what happens? Copy of the, it's basically a copying process जिसमें डीएनए पॉलीमर्स जो होता है वो उसको अनजिप करता है डीएनए मॉलिक्यूल को, और फिर एमआरएनए आता है टू कॉपी द इंटायर टेक कोड। What is intron? Noya, what is intron? Neha, what is intron? They are the non-coding part of mRNA. And if they are non-readable part, then what do they do with these parts? Are they removed? They remove them. They remove them during splicing, during the formation of final mRNA copy. They are going to remove them and only exons are left. Exons are joined together and they make the final copy of mRNA, and they leave the nucleus through the nuclear pores and come into the cytoplasm. So
Which enzyme was involved there during the untwisting and making of mRNA? Helicase. RNA polymerase. RNA polymerase. Who was involved? Noya. RNA polymerase. Thank you. And what are the two basic functions of RNA polymerase here during transcription? They unzip DNA and then they make mRNA. Good. And what is the pre-mRNA? Pre-mRNA contain two different parts. One is